नमस्कार। दिल्ली संवाद में आपका स्वागत है। दिल्ली संवाद में आप आज के बाद दिल्ली से जुड़ी हुई जानकारियां पाएंगे। दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और उम्मीद है कि उन चर्चाओं का, उन मुद्दों से जो हम लोग आपको जानकारी देंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। दिल्ली महानगर है, देश की राजधानी है। दिल्ली और दिल्ली पुलिस, इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो भूमिका दिल्ली पुलिस की दिल्ली में है वो बहुत अहम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के दारोगा से उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर बने मिस्टर एल.एन. राव से। एल.एन. राव ने हाल ही में दिल्ली पुलिस के अपने अनुभवों को लेकर एक पुस्तक लिखी है। हम लोग इसी पुस्तक के बारे में और दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई और जानकारियों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए, राव साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राव साहब, हम लोग पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने लंबा अरसा बिताया दिल्ली पुलिस में, दिल्ली में कई पदों पर काम किया, सब इंस्पेक्टर से लेकर डीसीपी तक का जो है आपका अनुभव है। तो अब पुस्तक लिखने, बुक लिखने का आइडिया क्यों आया? देखिए, मैं दिल्ली पुलिस में 1977 से लेकर 2014 तक सर्विस की है और हर रैंक में सर्विस की है। यानी कि दरोगा से सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से एसीपी, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी में रिटायर हुआ। और ये पूरे अनुभव मैं जब कभी अपने घर में बच्चों के साथ डिस्कस करता था तो मेरे बेटे प्रवीण राव ने कहा, पापा आप अपने एक्सपीरियंस तो इतने अच्छे बता रहे हो, व्हाई नॉट यू राइट इट डाउन इन ए बुक। तो इन्होंने, जो बच्चों ने प्रेरणा दी कि अपने एक्सपीरियंस को मैं किताब में ऐसा लिखूं ताकि और किसी को भी इसमें फ़ायदा हो सके। तो वो मेरा एक आइडिया क्लिक किया कि मैं किताब लिखूं। 2014 में रिटायरमेंट के बाद तुरंत जब मैं वकालत में आया तो एक मेरे जानने वाले एडिशनल सेशन जज हैं विमल कुमार यादव जी, उन्होंने भी मेरे को अपने चैम्बर में बुलाकर, जब मैं रिटायरमेंट के बाद गया, यही बात उन्होंने कही कि आपका तो बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है दिल्ली पुलिस में काम करने का, तो क्यों ना आप अपने इस वास्ट एक्सपीरियंस को एक किताब में लिख डालें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को या जो पुलिस ऑफिसर से आगे आने वाले उनको कोई फायदा हो। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक समझ के मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस को लिख दूं, इससे पहले कि मेरी याददाश्त कम हो जाए। तो मैंने फिर ये किताब लिखने का एक विचार बनाया और इसको मैंने लिख दिया है। अभी इसका अवलोकन होना है 31 जुलाई। आपकी जो पुस्तक है उसकी मैंने कॉपी देखी है, सॉफ्ट कॉपी देखी है, उसको कुछ मैंने अध्ययन भी किया है। उसमें एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो जिसमें एक मुखबिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आपने उस मुखबिर को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। उस वक्त आप लोगों ने, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, आज की डेट में बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने मुखबिर के लिए ये किया। और दूसरी तरफ एक हमारे सामने एक और किस्सा भी है जो आपके ही कार्यकाल में था, लेकिन दूसरी क्राइम ब्रांच की टीम का था। उसमें मुखबिर की गलत सूचना की वजह से एक एनकाउंटर हुआ जो कनॉट प्लेस में हुआ, उसमें कई पुलिस अधिकारियों को सजा भी। तो ये मुखबिर वाला जो पोर्शन है, आज की डेट में क्या मुखबिर की, इन्फॉर्मर की दिल्ली पुलिस में उतनी भूमिका है, नहीं है? क्या भूमिका बड़ी है, या आज की डेट में दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं मुखबिरों का उतना यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि दिल्ली पुलिस में मुखबिर का क्या रोल है, रहा है और अब क्या है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, दिल्ली पुलिस में दो प्रकार की पुलिसिंग होती है, ट्रेडिशनल पुलिसिंग और आजकल की लेटेस्ट पुलिसिंग जो टेक्नोलॉजी के आधार पर है। ट्रेडिशनल पुलिसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मुखबिर का रहा है हमेशा ही। जैसे मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि इन्फॉर्मेशन इज पावर। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन ही टेलीफोन का एक निशान दिखाकर वही पावर है। अच्छे पुलिस अफसर की सबसे बड़ी अहमियत यही होगी कि वो अपने मुखबिर के साथ में अपना रास्ता बना के रखे और मुखबिर को भी आराम टेस्ट करे। वो ये तो नहीं है कि कई बार मुखबिर ने, कई बार ऐसा हुआ है कि वो डबल क्रॉस कर जाते हैं। मुखबिर हमसे कुछ बात करके कहीं और जाके इन्फॉर्मेशन अपने जिसको हम पकड़ना चाह रहे हैं अपराधी को जाके दे देते हैं, वो अलग बात है। बट उसमें भी एक पुलिस ऑफिसर की ये बड़ी अहम भूमिका है कि मुखबिर को पहचान कैसे रहे, मुखबिर की एक्टिविटीज पे नजर कैसे रखें और मुखबिर पे आपका विश्वास और आपका मुखबिर पे विश्वास, इन दोनों का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे आपने एक जिक्र किया कि मुखबिर के खातिर मैंने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी थी, ये बिल्कुल सही बात है। 1987 में जब मैं सब इंस्पेक्टर था तो एक मुखबिर ने मुझे कोई खबर दी और बाद में उसी मुखबिर को उसके दूसरे तीसरे दिन जब पुलिस को, वहाँ की लोकल पुलिस को यानी कि एसएचओ को मालूम हुआ, उसने उसी को उठाकर झूठे केस में बंद कर दिया। और जब बंद हुआ वो जो मेरा मुखबिर, तो उसके घर वाले मुझे आके कोसने लगे कि आपके पास खबर देने का इसको क्या यही नतीजा होना था, यानी यही एक इनाम मिला कि आपको इससे खबर देकर आपको कोई ड्रग्स का एक रैकेट पकड़वाया और आपके
उस वजह से हमारे आदमी को फिर जेल में जाना पड़ा। मेरे को बताया उनके घर वालों ने, और जब मुझे पता लगा कि मेरी नींद उड़ गई रातों की, और मैंने सोचा ये कौन सा अपराध मेरे से हो गया कि एक मुखबिर मेरी वजह से जेल में है। यानी मुझे खबर नहीं देता तो कोई उसको जेल में नहीं भेजता। तो इसके लिए मैंने सोच लिया कि मैं ऐसी नौकरी में मैं नहीं रहूंगा। इसलिए मैंने उसको बचाने के लिए मैंने उसके फेवर में उसकी बेल कराने के लिए एक एफिडेविट फाइल किया, और उसमें ये कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि ये झूठा केस है, और झूठे केस के बैकग्राउंड या मैंने रीजनिंग भी दी जज साहब को। तो वीबी बंसल साहब ने, जो मेरा मुखबर जो मुलजिम बनाया गया था, उसको बेल दे दी, और उसके बाद वो केस बाद में कमिश्नर पुलिस को कहा, फिर उसमें इंक्वायरी हुई। बड़ी बात है, वो किताब में डिटेल में लिखी हुई है। लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट बता दूं कि मुखबिर का रोल पुलिसिंग में बहुत बड़ा रहा था। पहले ट्रेडिशनल पुलिसिंग जब तक हम करते रहते, हाँ, जब से ये टेलीफोन की व्यवस्था आई है, या इंटरसेप्शन की आई है, या ईमेल इंटरसेप्शन का सुविधा मिली है पुलिस को, बिकॉज ऑफ सम ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि हम उसको किसी का जो सस्पेक्ट आदमी उसका टेलीफोन उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उससे खबर डायरेक्ट हमको मिल सकती है। उसके बाद से जो मैनुअल इन्फॉर्मर की जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम हुई है। लेकिन जब थी तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। कितने ही हमारे पुराने पुलिस ऑफिसर्स थे जो कि अच्छे अच्छे केसेस को क्रैक डाउन किया था, उसमें मुखबिर का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। जो आपने बात की, एक इन्फॉर्मेशन आने के बाद कोई ऐसी गलत कोई एनकाउंटर हो गया था जिसमें हमारे कुछ बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को इसमें सजा भुगतनी पड़ी, तो उसके लिए मैं बता दूं कि वो देखिए, इन्फॉर्मेशन जो कोई देता है इन्फॉर्मर, वो किस नियत से दे रहा है। इस केस में जैसा था, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि ऐसे किसी बेगुनाह आदमी को वो मरवाना चाहता हो, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, उसने तो खबर दी थी, लेकिन वो रिजेम्बलेंस, यानी कि जो अपराधी जो था जिसको पकड़ना था क्राइम ब्रांच की टीम ने, उसकी शकल से मिलते जुलते आदमी थे, और उसको इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा इंटरप्रेट गलत हो गई वो किसी वजह से, यानी कि मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से वो केस हुआ था। तो इसमें मुखबिर की कोई गलती मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन हमारे इंटरप्रिटेशन में, या फिर हमारी जल्दबाजी कहिए, या कोई और जो और कहीं हमारी असेसमेंट में कहीं कमी रही होगी, इस वजह से ये केस हुआ है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंस मुखबिर की हमेशा रही है, और मैंने अपनी किताब में बखूबी अपने इन्फॉर्मर को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है। और मैंने कहा कि जिस पुलिस ऑफिसर के पास अच्छे इन्फॉर्मर्स हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वो लाते हैं, तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर अपने कार्यकाल में रह सकता है। तो राव साहब, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वकालत कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप कानून की किताबें पढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने लगभग 1 साल पहले भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस की है, उसको लगभग 1 साल हो गया है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस की है, इसका क्या फायदा है हमारे समाज को, पुलिस को कुछ फायदा है? क्योंकि हम लोग ये मानते रहे हैं लगातार पुलिस, जो हमारे कानून है वो अंग्रेजों के जमाने के हैं, उस चीज को बदलने की जरूरत है। तो अभी जो बदलाव हुआ है वो कितना कारगर है, इसमें कुछ आगे भी आप गुंजाइश देखते हैं कुछ और सुधार? देखिए, जो नए कानून बने हैं, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, बीएनएस, जो कि आईपीसी के रिप्लेसमेंट में हुआ है भारतीय न्याय संहिता, जिसको आईपीसी पहले कहते थे, इंडियन पेनल कोड, उसके बदले में बीएनएस हो गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके बदले में हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी उसको बना दिया है बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए। ये 3 कानून, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये 3 नए कानून बने हैं। इन कानून बनाने का जो मुख्य उद्देश्य मैं समझता हूँ हमारी सरकार का ये रहा है, बहुत डिले ट्रायल में चल रहा था, उसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश की गई है, और इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटीज को साइंटिफिक तरीके से करने का भी इसमें प्रावधान है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये बताया गया कि जो आदमी अपराधी भाग जाते थे, पीओ जिसके कहते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाते थे, उनके खिलाफ फिर हम ऑलमोस्ट वो काम खत्म हो जाता था, और वो भाग गए तो भाग गए, और जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे उनके खिलाफ कोई ज्यादा ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेक्शंस में चेंज किया गया है बीएनएसएस में, यानी कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें ट्रायल का और इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का दोनों में समावेश किया जाए, और उनको जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि लोगों को न्याय जल्दी मिले। क्योंकि लोगों की शिकायत जस्टिस में देरी हो जाती है, यानी कि ट्रायल बहुत सालों तक चलता है, और फिर कुछ सालों के चलने के बाद अपराधी है वो जल्दी ही उसमें वो बरी हो जाते हैं कई केसों में, और उसके बाद फिर जो विक्टिम होता है या कंप्लेनेंट होता है, उसको दुख होता है कि देखिए इतने साल की मेहनत के बाद भी वो केस में बरी हो गया। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए कानून को बनाया गया है, और मैं समझता हूँ जो उद्देश्य नए कानून का बनाने का है वो सक्सेस होगा धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी एक फेज से दूसरे फेज में
ट्रांसफॉर्मेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी नई चीज लागू करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं और मैं समझता हूँ जो ही ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो इसमें फास्ट ट्रायल की सुविधा मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी की ज़्यादा सुविधा मिलेगी। इसमें साइंटिफिक एविडेंस को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज को रिपोर्ट को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है और कई ऐसे प्रावधान हैं इसमें जल्दी ट्रायल करने के और एविडेंस को कितनी जल्दी से जल्दी किया जा